Okay, so good morning to all of you. Let us go ahead with our discussion on the topic of interest on capital, interest on drawings. Interest on capital is relatively easy thing to calculate. Reason is very simple. The transactions of capital are not manifold. There are few transactions of interest on capital. There are few transactions of capital itself. Generally, capital is brought in at the beginning of the business or when the new partner is admitted. At that time, he brings in. There are two different types of drawings which are possible. One is recurring drawings, constant drawings, wherein the partner may specify that जिस तरह से अपने ऑफिस में जो काम करने वाले एम्प्लॉइज है, फैक्ट्री में काम करने वाले जैसे वर्कर्स है, उनको हर महीने के 5 तारीख को, 7 तारीख को, 30 तारीख को हम लोग सैलरी देते हैं, तो उनका घर चलता है उसके हिसाब से. वैसा मैं किसी और जगह पे जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं पार्टनरशिप फॉर्म में ही काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी पर मंथ में कुछ ना कुछ तो फिक्स अमाउंट देते जाएंगे. वो मेरा सैलरी के मुकाबले ज्यादा रहेगा. सर अगर पार्टनर का सैलरी डिसाइड किया हमने 10,000 रुपीज पर मंथ, तो उसका पर मंथ का ड्राइंग कितना, ओपिनियन 10,000 का ड्राइंग होना चाहिए कि उससे ज्यादा कि उससे कम? ज्यादा भी रह सकता है, कम भी रह सकता है. इन रियलिटी ही में स्पेसिफाई दैट 10,000 का सैलरी है, वो तो मैं विड्रॉ कर ही सकता हूँ, प्लस मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है, वो भी मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, प्लस मुझे मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला है, वो भी मैं विड्रॉ कर सकता हूँ. लेकिन हम बोलेंगे राजा अरे वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या फिर वो जो सैलरी है, दैट कैन बी गिवन ओनली इफ द फर्म इज मेकिंग प्रॉफिट. इफ द फर्म इज मेकिंग लॉसेस देन इट कैन नॉट बी गिवन. तो बोलते हैं सर इसका मतलब प्रॉफिट जब आएगा तब मुझे विड्रॉ करने को मिलेगा क्या? तो गड़बड़ ऐसी हो जाएगी कि प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है ये साल के एंड में समझेगा. साल भर में अभी जो भी कोई दूसरा बच्चा आया था उसको मेरा मैसेज डाल दो होगा. एक सिंपल चीज याद रखने का, तुमको जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दिया है उसी ईमेल एड्रेस से लॉगिन करने का. इफ यू आर गोइंग टू लॉग इन बाय यूजिंग योर पर्सनल ईमेल एड्रेस, द एंट्री विल बी डिनाइड. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके. नहीं तो बाद में मुझे बहुत सारा चीज याद रखते बैठना पड़ता है, दैट इज इम्पॉसिबल. ये सब बाकी का झंझट को सॉल्व करने के लिए हमने आपको ऑफिशियल ईमेल एड्रेस दिया है. जिनको ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है उनको परमिशन मांगना नहीं पड़ता है, दे कैन डायरेक्टली कम इन द क्लास. वो कभी भी लॉगिन करेंगे डायरेक्टली मिल जाता है. जैसे तुम लोग क्लास में डायरेक्टली अंदर आते हो, कुछ नहीं पड़ता बैठना पड़ता है कि सर मैं कमिंग वगैरह करके, वैसा डायरेक्टली आते हो, वैसे यहाँ पे भी डायरेक्टली अंदर आना भी लगा. और मोस्ट इंपॉर्टेंट बाद में रिकॉर्डिंग शेयर करने को भी इजी होता है, नहीं तो फिर आपका पर्सनल ईमेल एड्रेस रहेगा तो रिकॉर्डिंग शेयरिंग नहीं होगा फिर से एक बार. सो वो सब अवॉइड करने के लिए क्या करने का, हमेशा यूज योर ऑफिशियल ईमेल एड्रेस. ओके. और तुम अगर फोन से लॉगिन करते रहोगे तो कौन है ये विश्व, जरा उसको बोल दो ना कोई किसका फोन दोस्त रहेगा तो. विश्व उत्पत्ति की किसका दोस्त है कि किसी का दोस्त नहीं है, किसी का दुश्मन तो रहेगा कम से कम, तो उसको बता दो प्लीज. नोबडी हैज दैट दिस वन. हाँ बोल दे प्लीज, फोन करके बोला तो भी चलेगा, मतलब टेंशन मत लेके मैसेज पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा करके. ओके चलो. सो द आइडिया इज वी टॉक अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. तो अपना हीरो बोलेगा सर मैं ड्राइंग कब करूंगा, साल के एंड में करूंगा क्या? क्योंकि आपका जब तक साल खत्म नहीं होगा तब तक ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनेगा. ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बना तो जीपी नहीं समझेगा, जीपी नहीं समझेगा तो एनपी नहीं समझेगा, एनपी नहीं समझेगा तो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा तो मेरा प्रॉफिट का शेयर कितना नहीं समझेगा, प्रॉफिट का शेयर कितना नहीं समझेगा तो मुझे अब सैलरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा. ये सब चीजों की एंट्री आप बाद में ही करने वाले हो, मतलब मुझे ड्राइंग भी बाद में ही करना पड़ेगा. तो अपने ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉइज और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स, दे आर हैप्पी बिकॉज एवरी मंथ दे आर गेटिंग मनी फॉर द पर्पस ऑफ रनिंग देयर हाउस. एंड आई एम द पार्टनर, आई एम द ओनर, बट आई एम नॉट गेटिंग चांस टू विड्रॉ एनी मनी. तो साल भर के लिए भूखा रहूं और साल के में लड्डू खाऊं, ऐसा नहीं होता है सर. हम बोल के ठीक है फिर तो क्या कर मालूम है क्या, एक एडवांस में ड्राइंग्स करना चालू कर दे, एडवांस में ड्राइंग्स करना चालू कर दे. हमको पता है कि तू पार्टनरशिप में प्रॉफिट होना चाहिए, इसके लिए मन लगा के काम करेगा. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो हम लोग क्या करेंगे, तुझे पर मंथ कैश विड्रॉ करने को दे देंगे, अज्यूमिंग दैट प्रॉफिट करने के लिए तू काम करने वाला है. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन ये ज्यादा बड़ा अमाउंट विड्रॉ मत कर, नॉमिनल अमाउंट विड्रॉ कर. अगर तेरा घर खर्चा सपोज 40,000 रुपये पर मंथ है तो 1 लाख रुपए विड्रॉ मत कर, 40,000 ही विड्रॉ कर दे पर मंथ. समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? लेकिन सर पार्टनर हूँ, एम्प्लॉइज को 50,000 का सैलरी मिलता है और मुझे अब घर खर्चे के हिसाब से विड्रॉ करने को बोल रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है. हम बोल के देख वो तुम्हारा जो एम्प्लॉई है ना
उसको 50,000 का सैलरी प्रॉमिस किया रहेगा, उसको 1 लाख का सैलरी प्रॉमिस किया रहेगा, वो हम दे देंगे, क्योंकि वो बाद में कुछ हिस्सा मांगने को आने वाला है नहीं। और तू 40,000 विड्रॉ कर, लेकिन बाद में अगर प्रॉफिट दिखेगा 10 लाख, जिसके अंदर तेरा शेयर रहेगा मे बी 8 लाख, जैसे एग्जाम्पल 80% तेरा शेयर है, 20% दूसरे पार्टनर का शेयर है, तो बोलेंगे तूने पहले कितना विड्रॉ किया, 40,000 इंटू 12, मतलब 4,80,000 विड्रॉ किया, और तुझे विड्रॉ करने का ताकत कितना है, 8 लाख विड्रॉ करने का ताकत है, तो बाकी का अमाउंट कैपिटल अकाउंट में ऐड हो जाएगा, चाहे तो बाद में फिर से विड्रॉ कर सकता है। तो जिस तरह से लोगों को दिवाली का बोनस मिलता है, वैसे तुझे साल के एंड में एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना विड्रॉ करने का उसका चांस मिल जाएगा। अगर तू विड्रॉ करेगा तो ठीक, विड्रॉ नहीं करेगा तो कैपिटल अकाउंट बढ़ जाएगा, कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा तो अगले साल इंटरेस्ट फिर से बढ़ जाएगा। तो उसका टेंशन मत ले कि एम्प्लॉइज के मुकाबले में मालिक बनने के बावजूद भी, मालिक होने के बावजूद भी मुझे कम मिलता है और एम्प्लॉइज को ज्यादा मिलता है, ऐसा तो कभी होने वाला है नहीं। हाँ, लेकिन एक बार याद रख, अगर 40,000 विड्रॉ करने के बजाय तूने ज्यादा विड्रॉ करना चालू कर दिया और बाद में साल के एंड में समझा कि प्रॉफिट हुआ ही नहीं है, या फिर बाद में समझा कि प्रॉफिट हुआ है कम, तेरा हिस्सा है कम, लेकिन तूने विड्रॉ किया है ज्यादा, तो तेरे कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोगों ने जो सैलरी प्रॉमिस किया था वो पूरा पूरा ट्रांसफर नहीं करेंगे, जितना पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट से बन सकता है उतना ही ट्रांसफर करेंगे। समझा मैं कैसे बोल रहा हूं? तो देयर इज अ चांस कि बाद में ऐसा हो जाएगा कि तेरा कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस लिखा रहता है, उसके नीचे बाय सैलरी, उसके नीचे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके नीचे बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन शेयर ऑफ प्रॉफिट, ये 3 एंट्री आता है, और डेबिट साइड में 2 ड्रॉइंग्स आता है। तो तेरा ड्रॉइंग का अमाउंट बड़ा हो गया रहेगा क्योंकि तूने एंटीसिपेशन में ड्रॉइंग करके रखा रहेगा। और क्रेडिट साइड में आने वाला शेयर ऑफ प्रॉफिट, क्रेडिट साइड में आने वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट साइड में आने वाला सैलरी, उसका अमाउंट कम रहेगा। तो क्रेडिट में अमाउंट कम और डेबिट में ज्यादा, मतलब व्हाट विल हैपन, तेरा क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस के मुकाबले कम हो जाएगा, या फिर शायद डेबिट बैलेंस बन जाएगा। डेबिट बैलेंस बन गया मतलब तू क्या बन जाएगा, हमारा डेटर बन जाएगा, मतलब तुझे घर से पैसा लेके आना पड़ेगा। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? हम इमीडिएटली तेरा गला नहीं पकड़ेंगे कि लेके लेके करें, हम बोलेंगे याद रख, लेकिन अभी तू डेबिट बैलेंस में चला गया है। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो जितना हो सके उतना तुझे और अच्छा काम करके जल्दी से प्रॉफिट फिर से कमा के लेने का है, तो फिर से बार तेरा क्रेडिट बैलेंस बन जाए, नहीं तो तुझे घर से लेके आना पड़ेगा अगर फॉर्म को गड़बड़ हो जाएगी तो। और हमने ऑलरेडी बोल कर रखा है प्रिंसिपल कौन सा है, अनलिमिटेड लायबिलिटी प्रिंसिपल है। मतलब अगर आज जब तेरा डेबिट बैलेंस बन चुका है, तब अगर फॉर्म को झटका लगा और इसकी वजह से फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ा, उसकी वजह से एसेट्स को बेचना पड़ा और लायबिलिटीज को पे करना पड़ा, और तभी लायबिलिटीज ज्यादा और एसेट्स कम पड़े, तो हम तेरे घर से पैसा लेके आएंगे। और अगर घर में पैसा नहीं रहेगा, कैश कम रहेगी, तो घर के एसेट बेचेंगे, उधर से पैसा लेके आएंगे, क्योंकि अनलिमिटेड लायबिलिटी प्रिंसिपल है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो एम्प्लॉइज के लिए स्पेशलिटी क्या है, सैलरी लो और सैलरी लेके जाओ, खत्म। जितना सैलरी उतना ही, बाद में कुछ शेयरिंग वेरिंग कुछ है नहीं। एंटीसिपेशन में विड्रॉवल है नहीं, क्योंकि तो विड्रॉ कर ही नहीं सकता है, उसको हम सैलरी पे करते हैं। और पार्टनर को हम सैलरी पे नहीं करते हैं, हम पार्टनर को सैलरी अलाउ करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और बाद में वो विड्रॉल करता है। एक्चुअली स्पीकिंग, वो विड्रॉल कैसे करता है, एंटीसिपेशन में करता है। इसको सैलरी दिया जाता है, देने के बाद उसके हाथ में कैश का पेमेंट किया जाता है। यहाँ पे सैलरी क्रेडिट किया जाता है, और देने के बाद में नहीं, वो तो पर मंथ अपना फिक्स अमाउंट विड्रॉ करते रहता है। दिस इज कॉल्ड एज द पीरियोडिक विड्रॉवल, कंसिस्टेंट विड्रॉवल, विड्रॉवल रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ हाउस। वो नॉर्मल ड्रॉइंग है, रेग्युलर ड्रॉइंग। समटाइम्स अ पार्टनर में ऑल्सो गो फॉर इरेग्युलर ड्रॉइंग्स. मुलाचं 12वीची परीक्षा संपली, त्याला सीएचा क्लासला पाठवायचं, जरा जास्त फी भरायची आहे, पटकन मोठ्या क्लासला पाठवलं, चांगल्या क्लासला पाठवतो, किंवा मग त्याला दुसरीकडे हॉस्टेलमध्ये पाठवायचं, तिकडची फी भरायची आहे। समस्या मी काय म्हणतो ते, तो देन अभी थोड़ा ज्यादा पैसे का जरूरत है, मतलब अपना हर मंथ का जो है वो तो विड्रॉ करते ही रहूंगा, थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए। बेटे का शादी है, बेटी का शादी है, घर में कलरिंग करने का है, उसको बड़ा रिपेयर करने का है, तो हमेशा का जो विड्रॉल है उसमें काम नहीं बनेगा, थोड़ा ज्यादा विड्रॉ करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड एज इरेग्युलर ड्रॉइंग्स। इरेग्युलर ड्रॉइंग्स के ऊपर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बहुत आसान बात है, क्योंकि यू नो एग्जैक्टली द डेट ऑन विच द ड्रॉइंग्स आर मेड, एंड यू कैन फाइंड आउट द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ड्रॉइंग अप टू द डेट ऑफ एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. आय रिपीट, इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काय काय लागतं, बेसिकली 3 गोष्टी लागतात. मग ते इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल असू दे, किंवा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग असू दे, किंवा इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉझिट असू दे, किंवा अजून काय असू दे, कुठलाही इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी 3 गोष्टी लागतात. पहिली गोष्ट काय, किती अमाऊंट आहे, रक्कम किती आहे, फिगर काय त्याची, किती विड्रॉ केले, किती कॅपिटल आणलं, किती लोन दिलं, किती फिक्स डिपॉझिटची होती. सो यू नीड द अमाउंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्झॅक्शन. द सेकंड वन यू नीड is the rate. Second one you need is the rate of interest.
कि 8%, 10%, 12%, 15%, जो भी कुछ है वो रेट. And third one you need is the period. And period is always calculated not from the date of your birth up to the date of transaction, but it is from the date of transaction up to the end of accounting year. समझते मैं क्या म्हणतो ते? I'm repeating again. पीरियड किसी भी ट्रांजैक्शन का रहने दो. फिक्स डिपॉजिट निकाला, जिस दिन फिक्स डिपॉजिट निकाला उस दिन से लेकर साल खत्म होने तक. अगले साल में तो टेंशन नहीं, अगले साल में साल के बिगिनिंग से लेकर साल के एंड तक, क्योंकि अगले साल में तो पूरा साल फिक्स डिपॉजिट बैंक के पास रहेगा. इस साल में आपने आज एफडी निकाला, तो आज का डेट क्या है? 26 अप्रैल है. तो ये साल भर का इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा. अभी आपको 26 अप्रैल से आगे 31 मार्च तक का इंटरेस्ट मिलेगा अगर फाइनेंशियल ईयर रहेगा तो, और अगर कैलेंडर ईयर रहेगा तो 26 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक का इंटरेस्ट मिलेगा. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? सो पीरियड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन अप टू द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? लास्ट डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर जो रहेगा वैसा. तो जब तुम्हारा पीरियोडिक ड्रॉइंग्स नहीं है, आपका इरेग्युलर ड्रॉइंग्स है, तब तो बहुत इजी बात है. कुठल्या दिवशी ड्रॉइंग केलं, कौन से दिन को ड्रॉइंग किया, और अकाउंटिंग ईयर कौन से दिन को खत्म होने वाला है, ये पीरियड कैलकुलेट करना है. ड्रॉइंग का अमाउंट पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है, पीरियड कैलकुलेट किया है, तो पीरियड का जो नंबर ऑफ डेज रहेगा तो इनटू नंबर ऑफ डेज अपन 365. 365 क्यों बोला मैंने? नंबर ऑफ डेज इन ईयर, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट हमेशा कैसे रहता है? पर एनम रहता है. इंटरेस्ट इज ऑलवेज पर एनम. आता लक्षात ठेवायचं मी काय सांगतो ते, दोन वेगवेगळे रेट्स दिलेले असतात बरेच वेळेला. एक असतो इंटरेस्टचा रेट, एक असतो डिस्काउंटचा रेट. एक असतो इंटरेस्टचा रेट, एक असतो डिस्काउंटचा रेट. जेव्हा जेव्हा इंटरेस्ट असा शब्द वापरला जातो तेव्हा तेव्हा लक्षात ठेवायचं की इंटरेस्ट इज बाय डिफॉल्ट ऑन पर एनम बेसिस. आय एम रिपीटिंग अगेन, इंटरेस्ट इज ऑलवेज बाय डिफॉल्ट ऑन पर एनम बेसिस. जेव्हा डिस्काउंट असा शब्द असतो त्याच्यामध्ये पण पर्सेंटेज रेट दिलेला असू शकतो, पण जनरली जेव्हा डिस्काउंट शब्द असतो तेव्हा समजायचं की डिस्काउंट इज नॉट ऑन पर एनम बेसिस, इट इज डायरेक्ट. एक्झाम्पल, ट्रेड डिस्काउंट, कॅश डिस्काउंट, त्याला पण सांगतात तुम्हाला 5% डिस्काउंट आहे, 10% डिस्काउंट आहे. इकडे पण सांगतील इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल 10% आहे, 12% आहे, 15% आहे. इकडे सांगितलं 10% तर फक्त 10%. 1 लाखावर 10% म्हणजे किती? 10,000. इकडे सांगितलं 10% तर म्हणायचं 1 लाखावर 10% इंटू नंबर ऑफ डेज अपॉन 365, किंवा नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन 12, किंवा नंबर ऑफ वीक्स अपॉन 52. इंटरेस्ट मध्ये पुढे नेहमी पिरियड आवश्यक असतो, डिस्काउंट मध्ये आवश्यक नसतो. काय कळतं का मी काय म्हणतो ते? आणि आत्ताच सांगून ठेवतो, अजून एक डिस्काउंट येणार आहे पुढे तुम्हाला. बिल ऑफ एक्सचेंज नावाचा टॉपिक आहे जो 12वीला पण आहे आणि सीए फाउंडेशनला पण आहे. त्याच्यामध्ये पण डिस्काउंट नावाचा शब्द येईल, पण तो डिस्काउंट इंटरेस्ट सारखा असतो, तो डिस्काउंट कॅश डिस्काउंट आणि ट्रेड डिस्काउंट सारखा नसतो. म्हणजे त्याच्यामध्ये पिरियडची गरज पडते. समस्या मी काय सांगितलं ते? आय एम रिपीटिंग अगेन. बेसिकली इंटरेस्ट मतलब हमेशा पीरियड वाइज, डिस्काउंट मतलब हमेशा नॉट पीरियड वाइज. कळते मी काय बोलतो ते? पण एक डिस्काउंट कुठला बिल ऑफ एक्सचेंज नावाच्या टॉपिक मध्ये डिस्काउंट येणार आहे, त्याच्यामध्ये शब्द कोण मिळणार आहे? डिस्काउंट. पण तो डिस्काउंट कुणाचा भाऊ आहे? इंटरेस्टचा भाऊ आहे. कॅश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंटचा भाऊ नाही आहे. समजतं मी काय सांगितलं ते? चलो वापिस कम बॅक. सो हियर वी आर लुकिंग ॲट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मध्ये काय लक्षात ठेवायचं? ट्रान्झॅक्शनची डेट बघायची, ट्रान्झॅक्शनची अमाऊंट बघायची आणि रेट बघायचं. ट्रान्झॅक्शनच्या डेट पासून अकाउंटिंग पिरियड जोपर्यंत संपतोय त्या पूर्ण पिरियडचा इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचं काम संपतं. पण जर का रेग्युलर ड्रॉइंग्स असतील तर दर महिन्याला फिक्स अमाऊंट आहे, 40,000 40,000 40,000 40,000 विड्रॉ करतोय, 10,000 10,000 10,000 विड्रॉ करतोय. मग काय करायला लागेल? पहिल्या महिन्याचं ड्रॉइंग जे असेल ते समजा 1 जानेवारीला केलं असेल, लेट मी कन्सिडर कॅलेंडर इयर. मग मला काय म्हणायला लागेल? पहिल्या महिन्याच्या ड्रॉइंगसाठी 10,000 इंटू जस्ट एक्झाम्पल 10% कॅल्क्युलेट करायचे. 10,000 इंटू 10% इंटू 1 इंटू 12/12. कारण आपण काय कन्सिडर करतोय? प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला ड्रॉइंग करतोय. जस्ट एक्झाम्पल, जर का मी कन्सिडर करतोय की प्रत्येक महिन्याच्या 1 तारखेला आपला हिरो 10,000 रुपये ड्रॉइंग करतोय घर खर्चासाठी, घर के खर्चे के लिए अपना हीरो अगर हर महीने की 1 तारीख को 10,000 रुपए का ड्राइंग करता रहेगा तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का है. तो पहले महीने का ड्राइंग 10,000, किसका पैसा? फर्म का. किसके घर पे गया? पार्टनर के घर पे गया. किसका पैसा? फर्म का. किसने यूज किया? पार्टनर ने यूज किया. फर्म का पैसा पार्टनर ने यूज किया तो इंटरेस्ट कौन देगा? पार्टनर देगा. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज हो गया. तो जनवरी पूरा काउंट करने का कि नहीं करने का? करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज वी हैव कंसिडर्ड ड्राइंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ. ड्राइंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ. तो 1 जनवरी से चालू करना पड़ेगा. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? कितना पीरियड हो गया? 12 मंथ्स. सो पहला जो इंटरेस्ट रहेगा उसका वर्किंग कैसे हो जाएगा? जनवरी महीने का इंटरेस्ट 10,000 इंटू 12% इंटू 12/12.
कह रहे समस्या में कैसे बोल रहा हूँ? 10% क्या है? 10% क्या है? सॉरी 12% है, 10% का 10% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10,000 क्या है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ड्राइंग। और 12/12 क्या है? ओके, फरवरी महीने का ड्राइंग किया रहेगा, उसमें 10,000 वही रहेगा, इंटू 10% होगा, इंटू 11/12 हो जाएगा। बाद में मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्या समस्या कि मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मेरे ख्याल से बाकी सब सेम रहेगा, डिक्टो डिक्टो। क्या समझे क्या? ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे हम लोग, फटाफट आगे जाएगा, देखो बहुत सारा चीज सीखने का। इंटू सिर्फ क्या चेंज होगा बताओ रे? इधर क्या हो जाएगा? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। इज इट क्लियर? डिवाइडेड बाय 12 कॉमन है, इसके लिए फिर से नहीं लिखते बैठता हूँ। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? विजुअलाइज होता है कब आंसर चल रहा है? चलो फिर ठीक है, फिर टोटलिंग करेंगे। पहले का कितना आएगा बोलो रे? 10,000 इंटू 10% मतलब 1,000, एक जीरो कैंसिल, और 1,000 को 12/12 मतलब 1 से मल्टीप्लाई करने का, मतलब आंसर कितना आएगा? 1,000। दूसरे का कितना? 10,000 इंटू 10%, कैलकुलेटर निकालो। सॉरी 916.67। थर्ड वन। अच्छा टेक्निक बता के रखता हूँ, क्या करने का मालूम है क्या? कैलकुलेटर में क्या करोगे? 10,000 इंटू 10% तो कॉमन है ना, मतलब 1,000 है ना। चलो कैलकुलेटर कैसे यूज कर रहा है? कैलकुलेटर का टेक्निक बोल के रखता हूँ। कैलकुलेटर जितना लोगों के पास है प्लीज बाहर निकालो कैलकुलेटर, उसमें तुम्हारे कैलकुलेटर में 1,000 टाइप करो। 1,000 कहाँ से आया वो फिक्स है अपना अमाउंट अभी, क्योंकि 10,000 में 10 तक तो 1,000 ही होने वाला है। बाद में डिवाइड क्या करने का है? 12 से डिवाइड करने का। सुनो ना प्लीज प्लीज, 12 से डिवाइड करने का। तो 12 से डिवाइड कर हर जगह में कॉमन है, तो जो कॉमन है पहले करके रखा। इसके लिए 1,00,000 का 10, सॉरी 10,000 का 10 तक का पहले कैलकुलेट करके रखा, फिर उसको डिवाइड बाय 12 भी कैलकुलेट करके रखा। फिर बाद में जो आंसर कैलकुलेटर के स्क्रीन पे दिखता है वो आंसर के आगे 2 बार मल्टीप्लीकेशन का साइन दबाने। कितनी बार? 2 बार। एक बार नहीं चलेगा, 2 बार चलेगा, 3 बार नहीं चलेगा, 4 बार चलेगा। बट जो चीज 2 बार करके हो सकता है उसके लिए 4 बार करने की जरूरत है, तो 2 बार ही कर। सबको समझ में कैसे बोल रहा हूँ? और बाद में क्या करने का? फिर सिर्फ 10 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू ऐसा करते जाने। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? बीच में कोई भी फंक्शन की दबाने का नहीं, ऑन, एसी, सीई, सी, बाकी का बटन दबाने का नहीं, फिर से डिवाइडेड बाय, फिर से मल्टीप्लाई बाय का साइन दबाने का नहीं। सिर्फ क्या करने का? नंबर 10 इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू ऐसा करते जाने, तो तुम्हारा टाइम बचेगा। समझने में कैसे बोल रहा हूँ? आई एम रिपीटिंग अगेन, जो चीज कॉमन है पहले करके रखा। क्या क्या चीज करके रखा? 1,00,000 का 10% वो कॉमन है, डिवाइडेड बाय 12 वो कॉमन है, पहले करके रखा। और वो जो आंसर स्क्रीन पे आ गया उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन का साइन 2 बार दबाया, मतलब तुमने तुम्हारे कैलकुलेटर को इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया स्क्रीन पे जो आंसर है वो कांस्टेंट है, याद रखना। और उसके आगे क्या करना है? उस आंसर को मल्टीप्लिकेशन ही करने का है, याद रखना। ऐसा तुम कैलकुलेटर को बोल रहे हो, स्क्रीन के आंसर को मल्टीप्लाई करने का। किससे? कभी 10 से, कभी 9 से, कभी 8 से, कभी 7 से। अगर तुम बीच में कोई फंक्शन की दबाओगे तो कैलकुलेटर कंफ्यूज करेगा, बोलेगा पुराना चीज अभी निकल गया, ये नया इंस्ट्रक्शन दे रहा था तुझे, एंड सिंस इट इज अ न्यू इंस्ट्रक्शन इट विल फॉरगेट द ओल्ड आंसर। इसके बीच में कोई फंक्शन की नहीं, ऑन, एसी, सी ऐसा कोई बटन दबाने का नहीं, सिर्फ जिससे मल्टीप्लाई करने का वो चीज और इज इक्वल टू का साइन, जिससे मल्टीप्लाई करने का वो चीज और मल्टीप्लाई का साइन, सॉरी इज इक्वल टू का साइन। चलो फटाफट बोल, कितना आंसर आ रहा है? 833.33। अच्छा सुनो ना एक मिनट, फिर से एक बार पहले से करना प्लीज। 1,00,000 पहले ऑन किया ना, ऑन एसी करके पूरा पूरा मेमोरी हटा दो, मतलब पुराना सब चीजें निकल जाएगी। फिर मुझे और एक फंक्शन सिखाने का कैलकुलेटर के ऊपर का। ओके अभी कैलकुलेटर ले लो। 1,00,000 ऐसे समय इनटू 10% क्या हो गया सबका, डिवाइडेड बाय 12, बाद में इनटू का साइन 2 बार, बाद में 12 इज इक्वल टू आ गया 1,000 आया क्या, बाद में 11 इज इक्वल टू, और कुछ नहीं, डायरेक्टली 11 इज इक्वल टू, हाँ करना 11 इज इक्वल टू आया 916.67। अभी और कुछ बटा, अरे मतलब मेरी उधर उधर क्यों घूमने के लिए जाते हैं? अरे इधर हो गया तो इजी बोल का सेंटर बन आपका कैलकुलेटर मैग्नेट 10% काटना 1,00,000 into 10% divided by 12
अभी आगे करना है 10 इज इक्वल टू अरे 999.99 वाटा के सुपरवाइजर चलो ए बाबा लोग बेबी लोग 999.999 मतलब 1000 रहेगी। अभी ये सब चीजें नहीं सीखा कैसी है फाउंडेशन में मैं तुम ऐसा खेलोगे क्या किसी के साथ अकाउंट के कि नहीं तुमको 999.99 का इंटरेस्ट रहेगा तो दे दो 999.99 का इंटरेस्ट मुझे भी खरीद देना पड़ेगा ना। चलो 833.33 मुझे मालूम है आगे बहुत सारा 3 है बताने की जरूरत नहीं है आगे बोलो। enough I want answers now be quick 750 666.67 583.33 499 मतलब 500 ना बाद में 416.67 कितना 333.33 250 166.67 83.33 अभी और कोई बटन ना मत दबाओ डायरेक्टली जीटी का बटन दबाओ जीटी मतलब ग्रॉस टोटल कितना 12 मतलब 1250 अगर तुम्हारे कैलकुलेटर पे जीटी का बटन नहीं रहेगा तो तुम्हारे कैलकुलेटर पे नहीं है और कुछ नहीं फिर तुमको टोटलिंग करते बैठना पड़ेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ जीटी का मतलब क्या ग्रॉस टोटल इनफ हियर लिसन आदित्यचा दोस्त बी विथ मी जीटी का मतलब क्या ग्रॉस टोटल का मतलब क्या होता है कि अभी हमने जो इज इक्वल टू करके आंसर कैलकुलेट किए थे वो सारे के सारे आंसर का टोटलिंग करना। समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ आई एम रिपीटिंग अगेन जीटी का मतलब क्या है हमने अभी जो बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस करके उसके आंसर कैलकुलेट करके रखे थे वो सब आंसर्स उसके मेमोरी में उससे स्टोर करके रखे रहते और सबका वो टोटलिंग करता है दैट इज कॉल्ड जीटी। तो अगर तुम्हारे कैलकुलेटर पे जीटी का बटन नहीं रहेगा तो टेंशन मत लो तुमको पहले लिखना पड़ेगा और लिखे हुए चीजों का बाद में फिर से बार कैलकुलेटर पे टोटलिंग करके बैठना पड़ेगा और जीटी का बटन रहेगा तुम्हारा काम इजी हो जाएगा। बोला काय झालं आंसर की अरे काय गाबजो लोग 10,000 into enough ए बॉयज एंड गर्ल्स अगर खुद को कैलकुलेट करने का है तो खुद कैलकुलेट करो दोस्त के साथ बात करोगे तो कैलकुलेटर के सहित दोनों को बाहर भेज दूंगा। आई डोंट वांट एनी नॉइज इन द क्लास। आपको कैलकुलेटर का टेक्निक सिखा रहा हूं मेरा अकाउंट का लेक्चर खाली वेस्ट करने के लिए उसके अंदर मुझे फटाफट कैलकुलेट करो करने को आता रहेगा तो नहीं तो रहने दो। 10,000 into 10% divided by 12 into 12 is equal to 11 is equal to 10 is equal to 9 is equal to 8 is equal to 7 is equal to 6 is equal to 5 4 3 2 1 और बाद में जीटी कितना है बोलो आंसर तुम्हारा 6,500 आया सबको ओके। सो व्हाट इज दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर चाहिए रहेगा तो क्रॉस टोटलिंग करके देखो ये सब चीजें यार इसका टोटलिंग करके देखो। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू एनी डिफिकल्टी यहां तक समझाए आज घर पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस करने का कैलकुलेटर पे कैसे करने का करके ओके। कोई बोलेगा सर और एक टेक्निक है इसका मतलब ऊपर कौन है 1000 है और नीचे कौन है 83.33 है उसका टोटलिंग करते हैं ना ऊपर का 1000 प्लस नीचे का 83.33 उसका टोटलिंग कितना है बोलो इन दोनों का टोटलिंग 1083.33 फिर 916.67 एंड 166.67
करो ना, करो ना, करके तो देखो तो जल्दी समझे ना। बाद में 833.33 एंड 250, बाद में 750 एंड 333, 667 एंड 416 एंड 583 एंड 500। सेम आ रहा है सबको? समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो। गॉट द आइडिया? कल मैंने आपको सिखाया था इसका टेक्निक, वो प्रेषित जैन नार्लिकर वो 1000+1 या फिर 1 to 100 का टोटलिंग फटाफट करने का है। वही टेक्निक यहाँ पे हो रहा है फिर। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे कुछ तो बोलो। तो उसके हिसाब से टोटलिंग किया तो काम खत्म। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? एनी डिफिकल्टी? जीटी का बटन नहीं तो भी काम फटाफट हो सकता है। तुम्हारे पास कितने पेयर है? 12 पेयर है, मतलब 6 पेयर है, 12 अलग अलग आइटम्स है। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? ओके, सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच वी आर रिक्वायर्ड टू कीप इन माइंड व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो हियर यू कैन सी, ये जो भी कुछ हमने डिस्कस किया था वो सब चीजों को यहाँ पे फिर से बार लिख के दिखाया हुआ है। डेट ऑफ ड्राइंग क्या है? 1419, 1519, 1619 ऐसा कंसिडर किया हुआ है। मतलब प्लीज टेल मी, आई हैव कंसिडर्ड ड्राइंग्स ऑन which date? First day of the month. I have considered drawings on first day of the month. तो उसके हिसाब से पहले वाले का इंटरेस्ट कितना है? 1000। बाद में 916, मैंने 0.67 लिखा नहीं है, राउंड ऑफ कर दिया, 916 लिया हुआ है। मिला के आपको सबको ऐसा करते करते मैं कहां तक पहुंच गया? अल्टीमेटली 83 तक पहुंच गया। और इसका सबका टोटलिंग कितना आंसर आया? 6500। दिस इज वन लॉन्ग टेक्निक in which interest is calculated at a rate of 10% per annum on the drawings of rupees 10,000 रेग्युलर. सगळ्यांना कळतंय का? आता पुढे म्हणजे आपण काय करू शकतो, इकडे 1083 इंटू 6 करेंगे। 1083 किधर से आया सर आपको? ये 1000 और 83 का टोटलिंग मतलब 1083, या फिर 916 एंड 167 का टोटलिंग मतलब 1083। क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि मैंने आगे का 2 डेसिमल पॉइंट इग्नोर किया हुआ है। अगर डिस्टर्ब होता रहेगा तो दरवाजा बंद कर लो पीछे के लोग, लेकिन उठ के करना हो, पीछे झुक के मत करना, नहीं तो बेंच टूट जाएगा। तो 1083 इंटू 6 करूंगा तो आंसर आएगा 6498 अप्रोक्सीमेटली, मतलब अल्टीमेटली 6500। अगर मैं इसको 1083.333 लूंगा तो बराबर से आएगा वो 6499.99 आएगा, मतलब 6500 आ जाएगा। ये फिर दूसरा टेक्निक 10,000। एक तो ये लंबा वाला टेक्निक, फिर लंबे वाले टेक्निक में दो पेयर कंसिडर करते गए, फिर पेयर को हमने मल्टीप्लाई किया, पेयर का टोटलिंग हमने 6 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि अपने 6 पेयर है। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? फिर दूसरा टेक्निक कौन सा है? 10,000 इंटू 10% इंटू 6.5। 10,000 क्या है? कौन सा ड्राइंग्स है? एनुअल ड्राइंग्स है कि मंथली ड्राइंग है? मंथली ड्राइंग का एनुअल टोटल है कि मंथली ड्राइंग किसी भी एक महीने का पकड़ लिया है? एक महीने का पकड़ लिया। तो अगर आपने एक ही महीने का पकड़ लिया है तो बाद में डिवाइडेड बाय 12 करने की जरूरत नहीं है। क्या समस्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो डायरेक्टली क्या कर दिया? 10,000 इंटू 10% इंटू 6.5। बच्चे लोग बोलते नहीं सर, इंटरेस्ट कैलकुलेटिंग के टाइम बार बार डिवाइड बाय 12 करना पड़ता है। आपने ही बोला था इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अलग चीज है, डिस्काउंट में पीरियड देखने का नहीं और इंटरेस्ट में पीरियड देखने का। तो इधर आपने डिवाइड बाय 12 क्यों नहीं लिया? आपने पर एनम कंसिडर क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक महीने का ड्राइंग ही कंसिडर किया हुआ है। अगर एक महीने का ड्राइंग कंसिडर करोगे तो फिर से डिवाइड बाय 12 करने की जरूरत नहीं है। और अगर यहाँ पे एक महीने का ड्राइंग कंसिडर करने के बजाय 12 महीने का ड्राइंग कंसिडर करोगे, मतलब 10,000 फॉर 12 मंथ्स, मतलब 1,20,000। क्या समस्या मैं कैसे बोल रहा हूँ? यू आर नॉट कंसिडरिंग मंथली ड्राइंग बट यू आर कंसिडरिंग accumulated drawings of the entire 12 months period, then that case you will have to consider divided by 12. 6.5 कहां से आया समझा क्या? Is it clear to all of you? Any difficulty? अरे कुछ तो बोलो। श्योर? पहले क्या करो? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन पीरियोडिकल बेसिस, फिर क्या? कांस्टेंट इंटरवल। कांस्टेंट ड्राइंग्स है 10,000 10,000 10,000 एंड कांस्टेंट इंटरवल है। ऐसा कुछ नहीं है कि पहला ड्राइंग 1 तारीख को, दूसरा ड्राइंग 15 तारीख को, तीसरा ड्राइंग 17 तारीख को, ऐसा नहीं। इंटरवल कांस्टेंट है और अमाउंट भी कांस्टेंट है। इन दैट केस दिस कैन बी डन। क्लियर ऑल ऑफ यू? चलो फटाफट लिख लो। बोला श्योर।
ये स्लाइड नंबर 26 है। हाँ ठीक है सर, ये कॉलम नहीं बना तो भी चलेगा, वो ब्लैंक छोड़ा है मैंने। क्या पुराना टेबल कॉपी करके वहां पे लिखा रहेगा और डिलीट करने का रहेगा, बाकी कुछ नहीं। स्लाइड नंबर 24।
झालं कंप्लीट करून? चला बिगी बिगी. बोला. तीन महिन्याचं कसं इंटरेस्ट असणार? 1 एप्रिल टू 31 मार्च होणार ना आता. मग ड्रॉइंग घेतली आणि 3 महिन्यात मग इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल सेपरेट कॅल्क्युलेट करायचा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सेपरेट कॅल्क्युलेट करायचा. दीज टू आर डिफरेंट ट्रांजेक्शन, डोंट मिक्स देम अप. तू अगर बाद में फिर से पैसा भरेगा तो इट इज नॉट कंसिडर दैट यू आर सबमिटिंग योर ड्रॉइंग बैक, इट शुड बी कंसिडर दैट यू आर एडिंग एक्स्ट्रा कैपिटल. तो ओपनिंग कैपिटल के और 12 महीने का इंटरेस्ट आएगा, और तूने जो एक्स्ट्रा पैसा 3 महीने के बाद भरा है उसका अलग से इंटरेस्ट आएगा. So if I give my drawings back to the business, It is not your drawings brought back, it is your capital brought back. काय हो पण लिहा ना, लिहा. हो येस येस. हा ते मग तुम्हाला आता तुम्हाला फक्त आयडेंटिफाय करा, कारण प्रत्येक कॅल्क्युलेटर मध्ये काय असतं, कुठल्या स्टेप्सला तो जीटी मध्ये घेतो नाही घेते इट मे चेंज. सिटीजनचा कॅल्क्युलेटर वेगळा चालतो, कॅशियरचा, कारण त्यांचं ते सॉफ्टवेअर त्यांनी तयार केलेलं असतं. तो आई डोंट हैव कंप्लीट गारंटी कि किसके पास कौन सा ये रहेगा कैलकुलेटर रहेगा. कोई बिस्टेक यूज करता है, कोई ऑरपट यूज करता है, कोई और अलग यूज करता है. तो तुम लोग चेक करो कि कौन सा चीज लिया तो तुम्हारा आंसर 6,500 आ रहा है. उसके हिसाब से याद रखो कि कौन सा चीज को अपने को इज इक्वल टू करने का है फिर करने का नहीं है. दैट विल बी इजी, क्योंकि एवरी कंपनी हैज देयर ओन सॉफ्टवेयर, सेपरेट सॉफ्टवेयर. और मोबाइल के कैलकुलेटर पे कैलकुलेटर अगर करने करेगा तो वो डाउनलोड करके उसके अंदर कर सकते हो. बट मैं तो मोबाइल, क्योंकि एग्जाम में वैसे भी अलाउड है ही नहीं. और तुमको मैंने बोला वो याद रखो, तुमको हाथ को आदत रहना चाहिए, मसल मेमोरी क्रिएट होना चाहिए. जीएसटी वाला यूज करो. Shall I go ahead? अभी इतना होने के बाद भी कोई कोई लोग घर जाने के बाद कंफ्यूज होते हैं, बोलते सर नहीं हुआ. ये कितना मस्त था, 1083 इंटू 6 आपने किया था. यहाँ पे आपने 10,000 इंटू 10% इंटू 6.5 कहां से लाया? आपने ऐसा क्रॉस टैली करने का कोशिश किया क्या कि पहले 6,500 लिख दो, फिर यहाँ पे 6,500 लिख दो, फिर बाद में 10,000 बाद में आंसर किधर आएगा वो चेक करने का, उसके हिसाब से 6.5 बैलेंसिंग फिगर. ऐसा नहीं किया हुआ है. लॉजिक ऐसा है कि ये 12 और ये 1 मतलब हो गया कितना, 13. 13 का आधा कितना होता है, 6.5. ये कौन है, 11. बाद में कौन है, 2. मिला क्या आपको सबको? 11 और 2 का टोटलिंग कितना होता है, 13. 13 का आधा कितना होता है, 6.5. सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? यहाँ पे कौन है, 10 और 3 मतलब 13 का आधा मतलब 6.5, मतलब 6.5 का लॉजिक चालू है. सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी सपोज मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इंस्टेड ऑफ पुटिंग द डेट ऑफ ड्राइंग टू बी ऑन 1/4, इफ आई कंसिडर द डेट ऑफ ड्राइंग ऑन 30th/4, मतलब ड्राइंग्स आर नॉट मेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ, बट दे आर मेड ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ. तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे बन जाएगा 11, यहाँ पे 10, 9, 8, 7, ऐसा करते करते यहाँ पे हो जाएगा 0. क्या रे, समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ऊपर कौन 11, नीचे कौन 0. 11 और 0 मतलब 11, 11 का आधा मतलब 5.5. समझे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर इधर कौन आएगा, यहाँ पे रहेगा 10. यहाँ पे 11 दिख रहा है ना आपको, वहां पे बन जाएगा 10. और जहां पे 2 दिख रहा है वहां पे क्या दिखेगा, 1. 10 और 1 मतलब 11, 11 का आधा मतलब 5.5. सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब जो मैंने परसों रूल बता के रखा था, रूल क्या बताया था मैंने, इफ द ड्राइंग्स आर मेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ देन इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड फॉर 6.5 months. 6.5 months. Second, if the drawings are made on
लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड ऑन 5.5। और अगर ड्राइंग्स आर मेड ऑन द मिडल ऑफ द मंथ, इन द मिडल ऑफ द मंथ, तो क्या करना पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या बन जाएगा 11.5, यहाँ पे 10.5, यहाँ पे 9.5, ऐसा करते करते लास्टली क्या रहेगा? 0.5 रहेगा। फिर 11.5 और 0.5 का टोटलिंग कितना? 12 का आधा मतलब कितना? 6। सबको समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सो ड्राइंग्स आर मेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो 6.5। ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो एंड ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडल ऑफ द मंथ, तो अभी यहाँ तक बच्चा लोग को सब बराबर से फिक्स हो जाता है। लेकिन एक छोटा पॉइंट एग्जाम में गड़बड़ कर देते हैं। ये जो 6.5 है या फिर 6 है या फिर 5.5 है, उसको 12 से डिवाइड करने का कि नहीं करने का? अगर किसी एक महीने के ड्राइंग से हिसाब से खेलोगे तो नहीं करने का, और एनुअल ड्राइंग से करोगे तो करने का। तो करने का कि नहीं करने का, इसका एक आंसर नहीं, इसके 2 आंसर है। इफ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज इन 1 मंथ, देन कंसिडर विदाउट डिवीजन। यार समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? एंड इफ द अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज नॉट एनी 1 मंथ बट कंबाइंड ड्राइंग ऑफ एंटायर ईयर, देन डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाय 12। सगळ्यांना कळलं का? एनी डिफिकल्टी? कॅल्क्युलेटर टेक्निक कळली का? कॅल्क्युलेटर वरती समजा जीटीचं टोटल नाही आहे, म्हणजे बटन नाही आहे, तरी काय काळजी करू नका, तुम्हाला मी दुसरी पण टेक्निक शिकवली आता, की नंबर ऑफ पेअर्स किती चेक करायचे, आणि मग नंबर ऑफ पेअर्स डिवाइड बाय 2 केलं की ते आम समजतंय तुमचं पटापट। समस्या मी काय सांगितलं ते? एनी डिफिकल्टी? कळतंय का नक्की? जीटीच्या बटनासाठी रडत बसू नका, बाबा मला कुठलं कॅल्क्युलेटर आणून दिलं, ह्यात जीटीच नाहीये, त्याने काय मोठा फरक पडत नाही। समस्या मी काय म्हटलं ते? चल, अभी ये जो वर्किंग है वो कौन सा वाला वर्किंग है, तुम बताओ? लास्ट डे। इसके लिए यहाँ पे 11 से चालू हुआ, 0 पे खत्म हुआ, मतलब वर्किंग कैसा हो गया? 5.5 महीने का हो गया। अगर 1 महीने का पकड़ा तो 10,000, 12 महीने का पकड़ा तो डिवाइड बाय 12 कंसिडर करने का। यार समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? ये कौन सा वर्किंग है बताओ? मिडल ऑफ द मंथ। समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो आपको अभी खुद को मालूम है कि बिगिनिंग ऑफ द मंथ के हिसाब से आपको कितना जगह लगा है पेज पे, नोटबुक में, उतना 2 और पेजेस से फिर छोड़ के रखो, मैं तुमको व्हाट्सएप पे उसका फोटो भेज दूंगा, बाद में घर पे जाने का पूरा करने का। सबको समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? उतना जगह छोड़ने को भूलना मत प्लीज। और दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टेबल नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ये अभी क्लास में लिखने का है। बोला बाबा लोग, आपका ये जो स्लाइड था ना, जो आपने लिख के हो गया है, ये स्लाइड नंबर 26 था। 27 नंबर का स्लाइड के लिए आपने जगह छोड़ दिया है, 28 नंबर के स्लाइड के लिए जगह छोड़ दिया है, और अभी 29 नंबर का स्लाइड है वो आप लिखने वाले हो। प्लीज राइट डाउन स्लाइड नंबर 29। So drawings are made evenly throughout the year, म्हणजे अमाउंट कॉन्स्टंट आहे, बट इफ इट इज एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ तो 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना ऑन टोटल ड्रॉइंग्स। एट द एंड ऑफ द ईच मंथ रहेगा तो 5.5 महीना, मिडल ऑफ ईच मंथ रहेगा तो 6 महीना, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर रहेगा। एक क्वार्टर में कितना महीना रहता है? क्वार्टर मतलब क्या मालूम है ना? हाँ, क्वार्टर मतलब क्वार्टर, ज्यादा दिमाग मत चलो। एंड एट द एंड ऑफ क्वार्टर मतलब क्या रहे? एट एंड ऑफ क्वार्टर मतलब इंस्टेड ऑफ अप्रैल मई जून का 1 अप्रैल, यू आर गोइंग टू ड्रॉ द मनी ऑन 30th जून।
सो 3 महीने के एंड में ड्रॉ कर रहे हो, इन दैट केस इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 4.5 मंथ्स। समझे क्या? और सबसे लास्ट में लिखा हुआ पॉइंट भी याद रखने का, इफ यू कंसिडर टोटल ड्राइंग्स देन डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाय 12, एंड इफ यू कंसिडर ड्राइंग्स ऑफ एनी 1 मंथ देन डोंट डिवाइड बाय 12। बोला। आगे बोलना। उसको इंटरेस्ट मिलने वाला नहीं, उसको इंटरेस्ट पे करने का है, लेकिन उसको घर भी चलाने का है ना, तो ड्राइंग तो करना ही पड़ेगा ना उसको। घर में उसके बच्चे रोज बोलेंगे बाबा बाबा खाना भूख लगा करके, तो क्या करेगा? पैसा लाएगा ना। इट डिपेंड्स अपॉन हिम। समझे? अगर कोई पार्टनर ऐसा है कि वो स्लीपिंग पार्टनर है, नहीं तो एक फॉर्म में स्लीपिंग पार्टनर, दूसरे फॉर्म में वर्किंग पार्टनर है, वहां पर से वो ड्राइंग करता रहेगा रेगुलर, यहाँ से ड्राइंग नहीं करता रहेगा। डिपेंड्स। हम अकाउंटेंट लोग हैं, हमको ये नहीं फर्क पड़ता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हम बोलेंगे भैया आपने ये किया, इसका मतलब ही ऐसा हो गया, बस काम खत्म। समझा? It's not about benefit, na. Interest on drawing is the amount which you are paying for using the money of the business. Why are you using the money of the business? Because you need to pay your day-to-day expenses of house. तो अगर वो यहाँ पे सपोज बेनिफिशियल करने को जाएगा, तो वहां पे लोगों को लेट पेमेंट करेगा बिल का, तो वो लोग वहां से इंटरेस्ट लगाएंगे। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नाही, कॅपिटल अकाउंटच्या ड्रॉइंग डेबिटला पडते, क्रेडिटला पडत नाही, त्यामुळे कॅपिटल कमी होत असतं, वाढत नसते। अरे बाबा लोग सिंपल लॉजिक याद रखो, पार्टनरशिप में ड्राइंग्स का इंटरेस्ट रहता है ना, उसका रेट जनरली पार्टनर्स कमी लगाने वाले हैं। तो क्रेडिट कार्ड पे बिल पेमेंट करेगा और बाद में क्रेडिट कार्ड का बिल पे नहीं करेगा, तो क्रेडिट कार्ड कंपनी 36% रेट लगाता है, उसके मुकाबले 10% अच्छा ही है ना। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? Shall I go ahead now? Everybody is with me? लिखे हो गया टेबल? चलिए आज का नया क्वेश्चन हियर ऑन स्लाइड नंबर 30। ये हफ्ते के एंड तक मेरा टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। इनफैक्ट नया टॉपिक चालू करने का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ब्यूटीफुल टॉपिक, बहुत मजा आएगा आपको। लेट अस गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 6, 7वां प्रश्न अब आ रहा है आपके सामने। चलिए, राम एंड रहीम, shall I start? लास्ट बेंच, सेकंड लास्ट बेंच, थर्ड लास्ट बेंच, चलिए मेरे साथ। ओके, रामू भैया एंड रहीमू भैया क्या कर रहे हैं वो लोग दोनों? दे आर स्टार्टिंग अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 and 30,000 on 1st of January 2019. ओके, 1st of January 2019 को 50,000 आणि 30,000 रुपयाचा कॅपिटल टाकलेला आहे, बिझनेस चालू केलेला आहे, गरमागरम ताजा ताजा नवीन नवीन बिझनेस आहे। म्हणजे ओपनिंग बॅलन्स आहे का? ओपनिंग बॅलन्स नाहीये, नाहीये, आता बिझनेस चालू केलाय। म्हणजे जर का तुम्ही कॅपिटल अकाउंट बनवलं तर क्रेडिट साइडला बाय बॅलन्स नोट डाउन लिहायचं नाही, काय लिहायचं? बाय कॅश और बाय सी और बी, बाय कट्टी और बट्टी। ओके, Rahim is entitled to a salary of rupees 400 per month. Interest is allowed on capital and charged on drawings at a rate of 6% per annum. Profits are to be distributed equally after the above noted adjustments. During the year, Ram withdrew rupees 8,000 and Rahim withdrew rupees 10,000. The profit for the year before allowing to the for the terms of partnership deed came to rupees 30,000. Assuming the capitals to be fixed, capital जर का फिक्स्ड आहेत तर कुठली कुठली अकाउंट बनतात? करंट अकाउंट आणि कॅपिटल अकाउंट अशी दोन अकाउंट बनतात।
मग सगळ्या एंट्री आपण कुठे करतो, कॅपिटल अकाउंट मध्ये का करंट अकाउंट मध्ये? करंट अकाउंट मध्ये करतो. म्हणजे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट मध्ये आपण जे म्हणणार आहोत की चल इंटरेस्ट ऑन कॅपिटल देऊया, तर तो कॅल्क्युलेट करणार कॅपिटलच्या अमाउंट वरती, पण देणार कुठल्या अकाउंट मध्ये? करंट अकाउंट मध्ये. समझ मी काय म्हणतो ते? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? आज आपको मम्मी ने बोल के रखा था कि घर आते आते वो इडली का थोड़ा सा आटा लेके आना. समझा मैं कैसे बोल रहा हूँ? अपना जो हमेशा का घर के नीचे ग्रोसर शॉप है, वहां से आते आते इडली का आटा लेके आना. तो देगा किसके हाथ में? दुकानदार आपके हाथ में देगा, लेकिन किसके खाते में लिखेगा? मम्मी के खाते में लिखेगा, नहीं तो डैडी के खाते में लिखेगा. क्या रे, समझ मैं क्या बोल रहा हूँ? दिया किधर? आपके हाथ में. लिखा किधर? आपके अकाउंट में नहीं, लिखा किधर? मम्मी डैडी के अकाउंट में. वैसा दिया किधर? करंट अकाउंट में. वैसा कैलकुलेट किया किधर? कैपिटल के ऊपर, लेकिन एंट्री किधर करेंगे? करंट अकाउंट. क्या रे, समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? बच्चा लोग को टेंशन आता है, सर फिक्स कैपिटल है मतलब करंट अकाउंट करने का, तो करंट अकाउंट के बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट देने का? नहीं नहीं, करंट अकाउंट में एंट्री करने का. और एंट्री कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट कहां से उठाने का? कैपिटल अकाउंट से उठाने का. कैपिटल अकाउंट के ऊपर तुम्हारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रॉमिस किया वो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देगा. तो करंट अकाउंट के बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट देने का कि नहीं देने का? कभी नहीं देने का. उसका नाम ही है करंट. उसका नाम ही है करंट. करंट का मतलब क्या है? इट इज कंटिन्यूअसली फ्लोइंग, कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग, कंटिन्यूअसली चेंजिंग, कंटिन्यूअसली वैरिंग. जो कंटिन्यूअसली चेंज होता है उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए उसके अंदर ठहराव किधर है? पीरियड कैलकुलेट कैसे करेंगे? वो सुबह उसके अंदर एक बैलेंस रहेगा, दोपहर तक उसका बैलेंस कम हो गया रहेगा. क्या समझ सकते मैं कैसे बोल रहा हूँ? हमको इंपॉर्टेंट क्या है? नंबर 1 अमाउंट, नंबर 2 रेट, नंबर 3 पीरियड. और तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि सर अभी पैसा विड्रॉ किया, अभी पैसा डिपॉजिट किया, फिर से निकाला, फिर से किया, तो ये बार बार चेंज होते जा रहा है. तो इट इज इन अ डे देयर मे बी इवन 10 ट्रांजैक्शंस. दैट्स व्हाई हमने एक्सेप्ट किया है बैंक में भी कि सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट मिल सकता है, एफडी के ऊपर आरडी के ऊपर इंटरेस्ट मिल सकता है, लेकिन करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट मिलता नहीं है. आप वहां पे शायद 1 करोड़ रखो, 10 करोड़ रखो, 100 करोड़ रखो, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. करंट अकाउंट है ना, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट अदरवाइज टू कैलकुलेट इंटरेस्ट. पीरियड कितना है? किसी का 1 घंटा रहेगा, सोच के देखो. बैंक अकाउंट, रिलायंस का बैंक अकाउंट रहेगा, कंटिन्यूअसली लोग इधर से जियो का अपना बिल भरते जा रहे हैं. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? तो 1 सेकंड के पहले किसी का 500 रुपए आया था, 1 सेकंड के बाद फिर से बार किसी का 749 आ गया. पागल हो जाएगा बैंक का सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करते करते. बोलेगा नहीं सर, करंट अकाउंट के अंदर नो इंटरेस्ट. तो जो बैंक का लॉजिक वो यहाँ पे लेके आते हम लोग, करंट अकाउंट के अंदर नो इंटरेस्ट. करंट अकाउंट के अंदर हम लोग इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे, बट वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे किसके ऊपर? कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के ऊपर. करते हैं नक्की? बाउंसर, ओके, शाबाश. चलो नेक्स्ट पार्ट. द प्रॉफिट बिफोर द अलाउिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड केम टू बी 33. ना ओपनिंग बॅलन्स आहे, सॉरी हा प्रॉफिट आहे, नेट प्रॉफिट आहे. हा कुठला आला असेल? ट्रेडिंग अकाउंट म्हणणं का पीएनएल अकाउंट म्हणणं? आपण कुठला अकाउंट बनवणार आहोत? हे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 12वीला बनवतात का नाही बनवत? तिकडे 12वी सारखं करा, तिकडे काय गडबड करू नका. तिकडे त्या आपल्या मित्रांना सांगायला पण जाऊ नका, तुम्हाला माहितीये का, आम्हाला माहितीये, पुढे अजून नवीन गोष्ट असते, नाही सांगायची. तुमची गोष्ट तुमच्यासाठी, तुम्ही हुशार मुलं आहात. समस्या मी काय म्हणतो ते, जो तुमको स्पेशल मिला है वो तुम्हारे पास रखो. तुमको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का है, तुम्हारे दोस्त को अकाउंटेंट बनने का है. समझे मैं कैसे बोल रहा हूँ? अपना पगार उससे ज्यादा रहना चाहिए. इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? अरे कुछ तो बोलो. तो ज्यादा पगार का अपना स्पेशलिटी याद रखो. जब वो आएगा सीए करने को, उसको मैं सिखा दूंगा, तुम टेंशन मत लो. तो चलो फटाफट से बनाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. उसके अंदर क्रेडिट साइड में क्या आएगा? नेट प्रॉफिट 30,000. बाद में डेबिट साइड में आएगा कौन? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अपना राजा कौन है? रामू. रामू का कैपिटल कितना है? 50,000. रहीमू का कैपिटल कितना है? 30,000. तो 50,000 पे और 30,000 पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देने का बताओ रे? उन्होंने बोलकर काय, इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल अँड चार्ज ऑन ड्रॉइंग एट 6%. म्हणजे या प्रॉब्लेम मध्ये कॅपिटल साठी आणि ड्रॉइंग साठी वेगवेगळा रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे? सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे. तर 50,000वरती 6% आणि 30,000वरती 6%. किती रे? पूर्ण वर्षाचं द्यायचं का 6 महिन्याचं द्यायचं का 6.5 महिन्याचं द्यायचं का 5.5 महिन्याचं द्यायचं? हे 5.5 6.6 ची गंमत कोणासाठी? ड्रॉइंग साठी. ते पण कुठल्या ड्रॉइंग साठी? कॉन्स्टंट अमाऊंट ऍट कॉन्स्टंट इंटरवल साठी. काय समस्या की मी काय म्हणतो ते, जिकडे तुमचं नॉन रिकरिंग आहे, सिंगल ट्रांजेक्शन, त्यासाठी आपण कॅपिटल सारखा ड्रॉइंग वरती पण इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करणार आहोत. समस्या मी काय म्हणतो ते, तो 50,000 पे और 30,000 पे, 50,000 पे 6%, 3,000, और 30,000 पे 6%, ये दोनों क्या कंसिडर करना पड़ेगा? 18,000 नहीं, तो ये 3,000 एंड 1,800 ये पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इंटरेस्ट जैसा, इनकम जैसा है कि एक्सपेंडिचर जैसा है? मतलब वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा कि क्रेडिट में आएगा? डेबिट में आएगा. नाम क्या रखेंगे? टू इंटर ऑन कैप. लेकिन डालने का कहां पे अपने को? पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालने का. क्या समझ मैं कैसे बोल रहा हूँ? नेक्स्ट पार्ट. फिर ड्रॉइंग्स है. ड्रॉइंग्स उन्होंने बोलकर क्या? ड्रॉइंग्स कितना है? रहीम इज एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ. अरे बाप रे, पहले सैलरी बोले. सैलरी ऑफ 400 पर मंथ. सैलरी पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इनकम जैसे कि एक्सपेंडिचर जैसा है?
मतलब पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में क्या क्रेडिट में? डेबिट में क्या लिखेंगे? टू रहीम्स करंट अकाउंट ब्रॅकेट मध्ये सॅलरी. काय रे समस्या काय म्हणतो ते? अमाऊंट किती असणार आहे? 400 इंटू 12 म्हणजे 4800. कळतंय काय? फर्स्ट बेंच नक्की. ओके. काय झालं बाळा, चेहरा एकदम टेन्शन नाही. आईची आठवण आली. नेक्स्ट पार्ट, प्रॉफिट्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली. ठीक है, पीएसआर उनका इक्वल है. राम ने विड्रॉ किया कितना? 8000 एंड रहीम ने विड्रॉ किया 10,000 ड्यूरिंग द ईयर. इतने बोल के रखा है. मिला क्या आपको सबको? अरे कुछ तो बोलो. तो वर्किंग कैसे होगा आपका? ये नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में 30,000, बाद में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम एंड रहीम, बाद में सैलरी टू पार्टनर अकेला रहीम, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो फॉर्म के लिए इनकम के जैसा है. इनकम के जैसा मतलब पीएनएल अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में. अब उन्होंने बोला नहीं है कि 8000 उसने कब विड्रॉ किया. उसने बोला नहीं 8000 कब विड्रॉ किया और 10,000 कब विड्रॉ किया. तो हमने अज्यूम किया कि उसने 8000 अपने को कंबाइंड अमाउंट दिया, एनुअल अमाउंट दिया है. मतलब उसने पर मंथ कितना विड्रॉ किया रहेगा? 8000 अपॉन 12. ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं. सर अज्यूम्पशन लिखने की जरूरत है क्या? नहीं. इफ नथिंग इज मेंशन इट इज इंप्लाइड दैट पार्टनर मस्ट हैव विड्रॉन लाइक दैट, क्योंकि सबको अपना घर खर्चे के लिए पैसा लगता है. क्या समस्या में कैसे बोल रहा हूँ? तो इट इज बेटर टू अज्यूम दैट ही मस्ट हैव विड्रॉन कांस्टेंट अमाउंट थ्रू आउट द ईयर 8000 डिवाइड बाय 12. सबको समझने में कैसे बोल रहा हूँ? दूसरे वाला 10,000 डिवाइड बाय 12. इसलिए वहां पे वर्किंग कैसे करना पड़ेगा? इंटू 6% इंटू 6/12. एंड दैट इज द सेकंड अजम्पशन वी आर मेकिंग. If nothing is mentioned, drawings are made evenly throughout the year and they are made exactly in the middle of each month. 6.5 नहीं तो 5.5 का assumption करने का नहीं. I am repeating for the last time. In the absence of information, जर का प्रॉब्लेम सांगत नसेल, ऐका किंवा मॅडम प्लीज, ओ मॅडम ऐका. In the absence of information, it is assumed that the drawings are made evenly throughout the year by the partner and it is made exactly on 15th of each month. इसके लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ऑलवेज फॉर 6 मंथ्स. फिर आपने वो 6.5 5.5 सीखा है, वो अगर डेट दिया रहेगा तो ऐसा, डेट नहीं दिया रहेगा तो 6 महीने का. सबको समझा क्या? एनी डिफिकल्टी? तो 12वीं में आपको डायरेक्टली क्या बोलेंगे? मालूम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज फॉर 6 मंथ्स. उसके पीछे का ऐसा लॉजिक अपने को 12वीं में नहीं रहता है. समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? बट नाउ यू नो द सुपरफिशियल आंसर एज वेल एज उसके पीछे का लॉजिकल पार्ट. आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सगळ्यांना कळतंय का रे? चलो पटापट पूर्ण करा. पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट स्लाइड नंबर 30 वरती प्रॉब्लेम आहे आणि 31 वरती सोल्युशन आहे. बोला.
Sir, आधी आपण 20,940 attended त्याला मग divided by 2 केलं. हो. Profit. बाबा लोग पहले 30,000 लिखा, फिर ये 3,000 और 1,800 का एंट्री करके 4,800 लिखा, फिर ये 400 इंटू 12 मतलब 4,800 लिखा, फिर ये ड्राइंग का 240 300 लिख के 540 लिखा, फिर 30,000 प्लस 540 करके 30,540 लिखा, फिर ये 30,540 यहाँ पे आया, फिर बैलेंसिंग फिगर 20,940 आया, फिर उस बैलेंसिंग फिगर को हाफ ऑफ डिवाइड किया. ये पहले लिखा हुआ नहीं है. अगर ये बैलेंसिंग फिगर है तो उसका टुकड़ा भी बाद में आने वाला है. समझे ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कंप्लीट नहीं हो गया. क्या नाम है आपका? राधिका. गुड. कॉलेज? अच्छा. अच्छा वो आइस कौन सा? लेकिन वो ये नहीं स्टेट बोर्ड नहीं है ना मेरे ख्याल से. सीबीएसई. मग राहते कुठे तू? काय ग हिरोईन? राहते कुठे? आता लांब जायची ना? एवढं लांब जायची मग किती वेळ लागतो? चलो उन्होंने अपने को और एक क्वेश्चन पूछा हुआ है. इनफ इनफ बॉयज. क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन में आगे उन्होंने पूछा हुआ है कि आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी बना के दिखाई दो, ऐसा उन्होंने बोला हुआ है. तो मैं क्या कंसिडर करूंगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट उन्होंने बैलेंस दिया हुआ है. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 50,000 एंड 30,000. उसका नाम थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. बाय कैश और बैंक. क्यों रे? नया नया गर्मा गर्म ताजा ताजा बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है. ओके सो बाय कैश और बैंक 50,000 एंड 30,000. लेकिन उन्होंने करंट अकाउंट में कुछ लेके नहीं आए थे. बोला करंट अकाउंट ऐसे बना लो. हम बिजनेस में लेके आएंगे, कैपिटल के लिए लेके आएंगे, करंट अकाउंट बना के रखो, बट करंट अकाउंट के लिए लेके नहीं आएंगे कुछ भी. तो देयर इज नो कैश और बैंक ब्रॉट इन द करंट अकाउंट. सगळ्यांना कळते का मी काय सांगितलं ते? देयर इज नो कैश और बैंक ब्रॉट इन द करंट अकाउंट. तो यहाँ पे आएगा बाय कैश और बैंक, लेकिन बाद में कैपिटल अकाउंट के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन है ही नहीं, इसलिए जो ओपनिंग बैलेंस वही बन गया क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड. कहते हैं सगळ्यांना. नेक्स्ट करंट अकाउंट में क्या आएगा? लेकिन पहले बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन किसका? सैलरी. वो किसको मिलने वाला है सैलरी? सिर्फ रहीम भैया को. तो रहीम के अकाउंट में लिख दिया. बाद में बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट एंड कैपिटल वो दोनों को मिलेगा.
50,000 पे 6% मतलब 3,000 और 30,000 पे 6% मतलब 1,800। बाद में बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट जो हमने अभी भी कैलकुलेट किया था गर्मा गर्म ताजा ताजा 10,470 10,470 वो यहाँ पे आ गया 10,470 सापडते करे सगळ्यांना बाउन्सर नाही आहे आणि डेबिट साइडला कोण ड्रॉइंग्स 8,000 आणि 10,000 आणि मग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स या 8,000 वरती 6% फॉर 6 months if nothing is mentioned drawings are assumed to be made evenly throughout the year and in the middle of each month क्या कळतं का मी काय म्हणतो ते तो उसके हिसाब से आ गया 240 एंड 300 फिर बाद में इसका टोटलिंग करके देखा टोटलिंग क्रेडिट का डेबिट में लिखा और बाद में बैलेंसिंग करके कैलकुलेट किया उसका नाम रखा टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड तो करंट अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस भी नहीं है और नया कुछ लाया भी नहीं है लेकिन उसको क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो सेकेंड ईयर में सुनिए ना सेकेंड ईयर में कैपिटल अकाउंट को भी ओपनिंग बैलेंस आएगा 50,000 30,000 और करंट अकाउंट को भी ओपनिंग बैलेंस आएगा 52306770 अगले साल में 50,000 और 30,000 पे फिर से इंटरेस्ट मिलेगा लेकिन अगले साल में 5230 और 6770 पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा सगळ्यांना कळतंय का स्टार्ट आदित्याला डाउट होता आदित्य नाही नाही कळलं मला कळलं तुझा अर्थ नाही कळला मला काय विषय अप्रोप्रिएशन कुठे कॅपिटल अकाउंट आणि करंट अकाउंट आहे हा मग आता अप्रोप्रिएशनचं बॅलन्स कुठे अप्रोप्रिएशन बंद झालं की बाळा देयर इज नो बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड इट इज ट्रांसफर टू करंट इधर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिखा नहीं है बैलेंस इसको आया टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड
इज इट कंप्लीट? आज हम लोग 32 तक पहुंच गए। आज कौन सा दिन है? बुधवार है ना। गुरुवार को मेरा लेक्चर रहता नहीं, शुक्रवार शनिवार 2 दिन है अपने पास, और अपने को लगभग और 54 - 32 मतलब 22 स्लाइड्स करने का। एक दिन में और 11 स्लाइड करेंगे तो सैटरडे तक खत्म हो जाएगा। ठीक, नहीं अभी सिखाने के लिए कम चीज है, तो अभी ज्यादा प्रैक्टिस वाला प्रॉब्लम है। अरे उसमें एक स्लाइड तो क्वेश्चन कर रहा था, एक स्लाइड सोल्यूशन कर रहा किती मार्क मध्ये प्रॉब्लेम? था। 4 बार का। कंप्लीट हो गया सबका? 11:25 हो गया है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करूं क्या? 5 मिनट है अपने पास। तुम तो कभी ना बोलोगे नहीं, मुझे मालूम है। तुम्हारे होठों पे ना रहेगा तो मन में हाँ रहती है। पढ़ाई करने के लिए तुम पागल जैसे बेताब रहते हो। चलो चल वी स्टार्ट. फक्त प्रॉब्लेम डिस्कस करूया, उद्या सॉल्व करूया. तुम्ही मला सांगायचं काय काय करायचं, कसं कसं करायचं ना. ए अँड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेअरिंग प्रॉफिट्स अँड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. किती पार्टनर्स आहेत? त्यांचा काय पीएसआर काय आहे? म्हणजे 3/5 का 3/2? 3/2 आणि 2/3 ना. 3/5 आणि 2/5. चलो ठीक है, तुमको सब आता है रे, टेंशन नहीं. दे ऍडमिटेड सी फॉर 1/6 शेअर इन द प्रॉफिट्स. अरे बापरे, त्यांनी नवीन पार्टनर घेतलेला आहे, त्याला त्यांनी 1/6 शेअर दिलेला आहे. म्हणजे आपल्याकडे समजा एक पिझ्झा असेल, तर त्या पिझ्झामध्ये आधी आपण किती तुकडे करायचो? 5 तुकडे करायचो. त्याच्यापैकी 3 तुकडे आपण कोणाला द्यायचो? ए ला द्यायचो, आणि 2 तुकडे कोणाला द्यायचो? बी ला द्यायचो. सेम साईजचे आपण 5 तुकडे करायचो, आणि त्या 5 तुकड्यांपैकी 3 तुकडे आपण ए ला द्यायचो, 2 तुकडे आपण बी ला द्यायचो. पण आता काय झालं, आपण सी ला ऍडमिट केलं. सी म्हणतो की मला ऍडमिट केल्यावरती काय केलं पाहिजे? पिझ्झाचे 5 तुकडे नाही करायचे, 6 तुकडे करायचे. इक्वल साईजचे 6 तुकडे करायचे, आणि त्यातला एक तुकडा जो मला देऊन टाकायचा. उरले किती? 5. 6 पैकी एक गेला की 5 उरतात की नाही. मग ते तुम्ही कसं करायचं तुमचं तुम्ही बघा. मला मात्र 1/6 मिळाला पाहिजे. समजलं मी काय म्हणतो? सो देन ही इज टेलिंग 1/6 शेअर इन द प्रॉफिट्स अँड गॅरंटीड that his share of profits will not be less than rupees 2,50,00,000. बड़ा अमाउंट है, पढ़ने को डिफिकल्ट जाता है.
तो उन्होंने क्या बोल के रखा है सी भैया को कि आपको 1/6 शेयर मिलेगा ही मिलेगा, और मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट कितना रहेगा 2,50,00,000, 2.5 करोड़ का उसको प्रॉफिट मिलना ही चाहिए किसी भी हालत में। आप लोग भी ऐसे बड़े बड़े पार्टनरशिपों में जाने वाले हो, बहुत सारा पैसा कमाने वाले हो, करोगे ना? अरे बोलो ना गांव के लोग, तो बोलना मत, मेरे पास से सीखे हो। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वेर ₹9 करोड. मोठी फॉर्म आहे, छान फॉर्म आहे, तुमच्यासारख्या हुशार लोकांची फॉर्म आहे. 9 कोटीचा प्रॉफिट झालेला आहे. कॅल्क्युलेट द शेअर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ईच पार्टनर व्हेन गॅरंटी इज गिवन बाय द फर्म और गारंटी इज गिवन बाय ए और गारंटी इज गिवन बाय ए एंड बी इक्वली. 3 अलग अलग ऑप्शन उन्होंने बोल के रखे. वो जो उसने बोला था ना कि तुझे 1/6 मिलेगा, नहीं तो कम से कम 2.5 करोड तो मिल ही जाएगा. 2.5 करोड म्हणजे 2.5 कोटी. मराठीमध्ये 2.5, हिंदीमध्ये 2.5 आणि इंग्लिशमध्ये 2.5. समझ में क्या म्हणतो ते? तो यू टेल मी 9 करोड़ का 1/6 कितना होता है? सॉरी 1.5 करोड़, 15 से 90, सो 1.5 करोड़ होता है. उसका हमने प्रॉमिस क्या किया भैया, आपको 1/6 मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कम से कम 2.5 करोड़ मिलेगा. मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म को होने वाला प्रॉफिट जो है उसका 1/6 टुकड़ा करेंगे, वो अमाउंट बराबर 2.5 करोड़ आया तो तुमको 2.5 करोड़ मिलेगा. वो अमाउंट अगर 1/6 पोर्शन में, फर्म के प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूं, फर्म के प्रॉफिट के 1/6 टुकड़े की बात कर रहा हूं. वो 1/6 टुकड़ा जो है वो अगर सपोज 5 करोड़ आया तो आपको 5 करोड़ मिलेगा. लेकिन अगर वो जो 1/6 टुकड़ा है वो 2.5 करोड़ से कम 2 करोड़ का आया, 1.5 करोड़ का है, जैसा अभी यहाँ पे हो गया 1.5 करोड़ का है, 1 करोड़ का है, तो हम बोलेंगे नहीं, फिर भी आपको 2.5 करोड़ मिलेगा ही मिलेगा. तो पूरा प्रॉफिट है, उसका 1/6 टुकड़ा निकाल, वो आंसर 1.5 करोड़ आ गया, तो बोलेगा ये 1.5 करोड़ तो मुझे मिलना ही चाहिए, लेकिन आपने प्रॉमिस क्या किया था मुझे, कम से कम कितना मिलेगा 2.5 करोड़. इसका मतलब मुझे और 1 करोड़ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए. अब वो 1 करोड़ एक्स्ट्रा कहां से मिलेगा? इसका मतलब जो बचा कुचा है ना, 9 करोड़ में से 1.5 करोड़ जाने के बाद जो बचा कुचा है, जो एक्चुअली स्पीकिंग ए एंड बी के नाम से है, उसमें से उनको 1 करोड़ देना पड़ेगा. तो 1 करोड़ कौन देने वाला है? आइदर गिवन बाय द फर्म और गिवन ओनली बाय ए और गिवन बाय ए एंड बी इक्वली. तो वर्किंग कैसे करने का अपने को कल सीखने का है. सो दे हैव टोल्ड यू द एग्रीमेंट मेड बाय द पार्टनर्स एंड वी आर रिक्वायर्ड टू शो. ए बाबा लोग, मेरा डिस्कशन पूरा हुआ नहीं अभी तक. वी आर रिक्वायर्ड टू शो if this agreement which is written in English is required to be converted in calculation, then what will be the presentation of the same. Okay, कल मिलते हैं बाबू.